आज हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल। आदिकाल के नामकरण के बारे में। जब आदिकाल का नामकरण हुआ था उसमें सभी इतिहासकारों के अपने अपने मत थे। सबने अपने अपने मत प्रस्तुत किए थे आदिकाल के नामकरण को लेकर कि आदिकाल का नाम क्या रखा जाए। चाहे उसमें रामचंद्र शुक्ला आ गए, राम कुमार आ गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी आ गए, राहुल सांकृत्यायन आ गए, सबने अपने अपने मत प्रस्तुत किए थे। आइए अब हम पढ़ते हैं आरसी यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का जो सन बताया है वो है 1050 से 1375 तक, और इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। इन्होंने वीर गाथा काल इसको क्यों कहा है? क्योंकि इसमें वीर गाथाओं की प्रमुखता है। वीर गाथाओं की प्रमुखता के कारण वीर गाथा काल इसको कहा गया है आदिकाल को। इस समय आश्रयदाताओं की प्रशंसा, आश्रयदाता यानी कवि जिनके आश्रय में रहते थे, जिनके महल में रहते थे, जिन राजाओं के, तो इस समय आश्रयदाताओं की प्रशंसा, उनके यश, वैभव, शौर्य का वर्णन, मतलब ज़्यादातर उस समय जो कवि थे वो अपने आश्रयदाताओं, कवि जो थे अपने आश्रयदाताओं की ही प्रशंसा करते थे आदिकाल में। उनकी वीरता के बारे में, उनके यश के बारे में सब कविताएं लिखते थे, उपन्यास लिखते थे। यही परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। इसे ही लक्ष्य करके इस काल को वीरगाथा काल कहा गया। रासों साहित्य में वही आश्रयदाताओं की प्रशंसा, वीर गाथाएं उनकी गाई गई हैं। ये परंपरा वीर गाथा काल में आई थी, यानी आदि काल में रासो काव्य की अधिकता देखी गई है। ठीक है। वीर गाथा काल के नामकरण का आधार शुक्ल जी ने निम्नलिखित रचनाओं को बनाया है। उन्होंने वीर गाथा काल का जो नामकरण किया था वो उनके लिए जिन रचनाओं को उन्होंने अपनाया है, उन्होंने बताया है कि आदिकाल में ये सब रचनाएं थी जिनको आधार बनाकर उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम दिया। इसमें ज़्यादातर रासो साहित्य लिखे गए थे। सभी रासो साहित्य आदिकाल के अंतर्गत ही आए हुए हैं। इसमें पहले है खुमान रासो जो दलपत विजय के द्वारा रचित है। दूसरा है बिसल देव रासो जो नरपति नालह के द्वारा रचित है। तीसरा है पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। जयचंद प्रकाश जो भट्ट केदार के द्वारा रचित है। जमयंक जस चंद्रिका जो मधुकर कवि के द्वारा रचित है। प्रमाल रासो जो जगनीक के द्वारा रचित है। और खुसरो की पहेलियाँ, ये तो सभी को पता होगा, खुसरो की पहेलियाँ तो यह अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। ऐसे ही और भी रचनाएं हैं जो वीर गाथा काल में लिखी गई। कीर्ति पताका, कीर्तिलता का जो विद्यापति की हैं। ठीक है। और प्रवृत्ति विद्वानों ने आदिकाल में रचित अन्य ग्रंथों की खोज की, जिसमें नाथों, सिद्धों, बुद्धों की रचनाएं हैं। जो प्रवृत्ति विद्वान यानी कि राहुल सांकृत्यायन हम इसमें मान लेते जो कवि हैं। राहुल सांकृत्यायन ने भी, और भी कवि थे जिन्होंने वीर गाथा काल में केवल रासो साहित्य को ही नहीं माना। उन्होंने कहा कि आदिकाल में केवल रासो साहित्य नहीं थे, उसमें नाथ, बुद्ध, इन
धर्मों से रिलेटेड जो थे हमारे साहित्य रचनाएं थी, जो सिद्धों के द्वारा लिखी गई, बुद्ध जो धर्म के थे उनके द्वारा लिखी गई, नाथों के द्वारा लिखी गई। इसलिए इसके वीरगाथा, इसलिए मतलब माना जाता है कि इसको वीरगाथा काल का नाम देना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें केवल वीर गाथाएँ नहीं थी, इसमें नाथों, सिद्धों और बौद्धों की रचनाएं भी थी, इनके भी साहित्य थे इसमें। तो इसलिए हम केवल वीरता के आधार पर वीर गाथा काल का नाम उचित नहीं समझते। दूसरा हमारा है श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी। श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी तथा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इस काल को अपभ्रंश काल कहा। अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश एक भाषा है जो हमारी हिंदी है, हिंदी से पहले अपभ्रंश थी। अपभ्रंश जो है उसी से उत्पन्न हम मान सकते कि हुई है, अपभ्रंश के बाद ही हिंदी आई है। आदिकाल के साहित्य में अपभ्रंश भाषा की प्रधानता को स्वीकार करते हुए उन्होंने इस काल को अपभ्रंश काल मानना ठीक समझा। इन्होंने कहा कि जो आदिकाल है उसमें जो भी साहित्य लिखे गए हैं वो अपभ्रंश भाषा में लिखे गए हैं, जो ज़्यादातर भाषा है अपभ्रंश पाई गई है, तो इसी के आधार पर उन्होंने इसको अपभ्रंश काल कहा। अब क्योंकि कालखंड का नामकरण उस युग की प्रवृत्तियों एवं प्रतिपाद्य विषय के आधार पर होना चाहिए, न कि भाषा के आधार पर, तो इसलिए हम इसको भी मान्य नहीं देते, इनको भी हम उचित नामकरण नहीं समझ सकते आदिकाल का। ठीक है, तो अपभ्रंश काल भी हम इसको नहीं मान सकते। इसके बाद हमारे आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल को संधि काल की संज्ञा दी। इन्होंने इसको चारण काल भी कहा है। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल या चारण काल की संज्ञा दी है। डॉक्टर वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का अंत हुआ था और हिंदी भाषा का प्रारंभ हुआ था, तो इस कारण इसको संधि काल कहा है, क्योंकि इसमें अपभ्रंश भाषा का अंत हुआ था और इसके साथ हिंदी भाषा का उद्भव हुआ था, प्रारंभ हुआ था, तो इसलिए इसको संधि काल कहा। संधि काल नाम से हिंदी साहित्य के प्रारंभिक स्वरूप का सही परिचय नहीं मिलता, इस कारण इसे भी उचित नहीं समझा गया। संधि काल नाम से हिंदी साहित्य के प्रारंभिक स्वरूप का सही परिचय नहीं मिलता। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक स्वरूप था उसका सही परिचय संधि काल में नहीं मिलता, इसलिए इसको उचित नाम नहीं समझा गया। उसके बाद आए थे हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजोपन काल कहा है। क्या कहा इन्होंने? बीजोपन काल कहा है। उनका यह नाम योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस नाम से ऐसा भ्रम होता है मानो हिंदी साहित्य का प्रारंभ किसी परंपरा से संबंध नहीं है। इससे क्या भ्रम उत्पन्न होता है? इस नाम से बीजोपन, इस नाम से क्या हमारे अंदर भ्रम पैदा होता है कि जो हिंदी साहित्य का प्रारंभ है वो किसी परंपरा से संबंध नहीं है। उसके बाद है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इस काल को सिद्ध सामंत काल कहना ठीक समझा। ठीक है, इन्होंने क्या माना इसको? सिद्ध सामंत काल। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि इस काल, जो ये काल है वो 8वीं शताब्दी से मानते हैं कि इस काल में वो मानते हैं कि इसमें 2 प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। सिद्धों की वाणी, सिद्धों की जो वाणी है वो आदिकाल में इन्होंने बताया कि पाई जाती है। सेकंड है सामंतों की स्तुतिपरक रचनाएं। जो सामंतों की स्तुतिपरक रचनाएं हैं वो भी इन्होंने आदिकाल में बताई है। सामंत शब्द से पाठकों का ध्यान अनायास ही उस काल की राजपूत सामंते की ओर जाता है, ना कि उस काल के कवियों की ओर।
इस प्रकार यह नाम भी सार्थक नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ, सामंत शब्द से जो पाठकों का ध्यान कवियों की तरफ ना जाकर राजपूतों की तरफ जा रहा था, इसलिए। ठीक है। इसके बाद आ रहा है हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस काल को आदिकाल कहना ही अधिक उचित समझते हैं। क्यों? क्योंकि आदिकाल शब्द से एक और ये उनका कथन है क्या कि आदिकाल शब्द से एक भ्रामक धारणा की सृष्टि होती है। एक तरह से वो मानते कि आदिकाल भी इतना ठीक है नहीं, और इसी को लेकर वो ये अपना कथन स्पष्ट कर रहे हैं कि आदिकाल शब्द से एक भ्रामक धारणा की सृष्टि होती है कि यह काल कोई आदिम मनोभावनापन परंपरा विनिर्मुक्त का मतलब होता है कि परंपरा से अलग। ठीक है। परंपरा से अलग, परंपरा से रहित काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। जबकि यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि यह काल तो परंपरा के प्रेमी, रूढ़िग्रस्त, सजग और सचेत कवियों का काल था, जो परंपरा के प्रेमी थे, रूढ़िग्रस्त थे और सजग थे। ठीक है। ये तो उन कवियों का काल था। जबकि उन्होंने कहा है ऊपर कि जो ये नाम है इससे भ्रम पैदा होता आदिकाल से कि ये सब चीज़ें उस टाइम पर नहीं थी। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो यह नाम बुरा नहीं है। ठीक है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल के नामकरण के रूप में आदिकाल ही योग्य व सार्थक है। इस प्रकार इन सभी के नामों से बेटर किसको माना गया है? हजारी प्रसाद के द्वारा जो नामकरण किया गया है वो क्या है? आदिकाल। इसको ही जो है प्रथम काल के नामकरण के रूप में आदिकाल नाम को जो है योग्य माना गया है, सार्थक माना गया है, क्योंकि इस नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है। जो कुछ भी आदिकाल में व्याप्त था, सब कुछ वो एक आदिकाल के नाम से ही पूरी पृष्ठभूमि उसमें दिखाई देती है। जिस प्रवृत्ति साहित्य खड़ा है, मतलब बाद के समय का, प्रवृत्ति का मतलब होता है बाद का समय। आदिकाल के बाद जो भी काल आए हैं वो सब आदिकाल के ही स्तंभ पर खड़े हैं, एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि इस नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का इसमें बोध होता है। ठीक है। जिस पर बाद के सभी साहित्य खड़े हैं। तो सब चीज़ों का निष्कर्ष निकाल के हम बोल सकते हैं कि आदिकाल ही नाम बेटर है उस काल का। ठीक है। सभी में कोई ना कोई कमी हमें दिखाई देती है। थैंक यू।